सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे विटामिन्स के हवाले से। चैप्टर 10 हमारा चल रहा था। हमने कुछ टॉपिक्स चैप्टर 10 में डिस्कस किए हैं बायोकेमिस्ट्री और लाइफ के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहने को बड़े मज़ेदार सा चैप्टर है, क्योंकि हमें इस चैप्टर में बेसिकली हमें अपनी बॉडी और अपनी लाइफ के बारे में पढ़ने को मिल रहा है कि हमारी बॉडी का कंपोजर और टेक्सचर बेसिकली है क्या। तो हम इस चैप्टर में आप देख चुके हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, हमने प्रोटीन पढ़ चुके हैं, हम एंजाइम्स पढ़ चुके हैं और हम अमीनो एसिड्स पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम मूव करते हैं, हमारे पास जो अगला टॉपिक है दैट इज विटामिन्स, और विटामिन्स को देखते हैं। अच्छा, विटामिन्स जो है ना वो बॉडी में फूड के मामले में बेसिकली जो चैप्टर में हम जो अभी तक जो हम हिस्सा भी पढ़ रहे हैं वो फूड के हवाले से। तो फूड में विटामिन्स का क्या किरदार है। हम जब कहते हैं, हम बात कर रहे होते हैं न्यूट्रिशंस की या मेजर कॉम्पोजिशन ऑफ फूड की, तो उसमें जो मेजर हिस्सा होता है या हम कंसिडर करते हैं कि हमें जिंदगी गुजारने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो क्या है, वो हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री यहाँ पे हमारी बॉडी को विटामिन्स की भी बहुत अशद ज़रूरत होती है। विटामिन्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का कामिल है और विटामिन्स को भी हम छोड़ नहीं सकते। यानी कि अगर आप ये बोलें कि यार हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं और फैट्स ले रहे हैं और प्रोटीन ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, बट हम विटामिन्स नहीं ले रहे, तो इज इट ओके? कुछ दिन तक चलेगा, लेकिन आफ्टर दैट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये आपके लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि विटामिन्स बहुत की रोल्स प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। हम इस टॉपिक में मजीद आगे चलते हैं तो आपको इनके रोल्स भी समझ में आएगा, इसके हवाले से इनकी बातें भी समझ में आएंगी कि विटामिन्स असल में करते क्या है। विटामिन्स की अगर बात आपसे की जाए तो विटामिन्स को 1912 में एक साइंटिस्ट थे हॉपकिंस नाम के। उन्होंने सबसे पहली मर्तबा विटामिन्स का जो लफ्ज था हॉपकिंस साहब ने इस्तेमाल किया था। और हॉपकिंस साहब ने सबसे पहली मर्तबा ये लफ्ज जो इस्तेमाल किया था विटामिन्स का, ये हॉपकिंस साहब ने किया था। और हॉपकिंस साहब ने कहा था कि देयर आर सम नेसेसरी एक्सेसरी फूड आइटम्स और विच वी रिक्वायर। यानी कि हॉपकिंस साहब ने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड्स या फैट्स के प्रोटीन्स के अलावा भी कुछ एक्सेसरी फूड आइटम्स होते हैं जो कि एक्सेसरी होते हैं फूड का, लेकिन बट बहुत नेसेसरी होते हैं। इसको ऐसे समझ लेते हैं जैसे कि हम मोबाइल फोन्स हम जो लेते हैं, तो मोबाइल फोन के साथ मोबाइल फोन की एक्सेसरी है उसका चार्जर। विदाउट दैट चार्जर मोबाइल फोन बेकार है हमारे पास, क्योंकि वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा, उसके बाद बिना चार्जर के तो वो चल ही नहीं सकता। तो ये जो एक्सेसरी है ना यहाँ पर, ये बहुत अहमियत का हामिल है। इसी तरीके से विटामिन्स का भी कुछ यही सिलसिला है कि ये तीन चीजें जरूरी हैं, बट इन एक्सेसरीज के बिना ये तीन चीजें भी बेकार है, किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो हॉपकिंस साहब ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। फिर कैज़िमिर फंक नाम का एक साइंटिस्ट था, कैज़िमिर फंक नाम का एक साइंटिस्ट था जो कि हॉपकिंस के बाद आया। इसने सबसे पहली मर्तबा विटामिन्स के लफ्ज को इस्तेमाल किया था। 1912 तक हमें विटामिन्स क्या होते हैं हमें पता भी नहीं था। 1912 तक हमें पता भी नहीं था। 1912 में सबसे पहली मर्तबा हॉपकिंस ने, देन कैज़िमिर फंक ने सबसे पहले इन विटामिन्स का जिक्र किया था। अच्छा, कैज़िमिर फंक ने, मैं आपको यहाँ बता दूं, फंक ने जो पहली मर्तबा विटामिन डिस्कवर किया था वो विटामिन B1 था। विटामिन B1 दैट इज वी कॉल्ड थायामाइन, ये डिस्कवर किया था फंक ने। ठीक है ना। तो 1913 से लेकर लेट 1940s तक, 1938 1940s तक तकरीबन जितने भी वायरस आज के दौर में हम जानते हैं सबके सब डिस्कवर वायरस बोल दिया मैंने शायद। तो ये विटामिन जितने भी हम आज के दौर में जानते हैं सारे के सारे विटामिन तब तक डिस्कवर हो चुके थे। 1912 तक हमें किसी एक के बारे में भी नहीं पता था, लेकिन 1913 से जब से इसका आगाज हुआ कि हाँ भाई ऐसी कोई चीज होती है, उसके बाद से लेकर 1940 तक ऑलमोस्ट तमाम के तमाम विटामिन डिस्कवर हो चुके हैं। विटामिन के बारे में बड़ा एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिखा हुआ है, विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी बट दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। विटामिन जो है वो ह्यूमन बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होते। यानी कि अगर मैं अपनी बॉडी की, हमारी बॉडी की बात करूं तो हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रोटीन बनता है, बहुत सारी चीजें हैं हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, प्रिपेयर होती है, बट विटामिन हमारी बॉडी में प्रिपेयर नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं प्रोड्यूस होते। हाँ, इसमें कुछ मजीद जो एक अहम बात है
समझने की, वो बड़ा जरूरी है। क्योंकि हम जब ये बात कहते हैं कि विटामिन को हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं करती है, तो हम सीधे सीधे बस ये कहना शुरू हो जाते हैं कि विटामिन बनते ही नहीं है हमारी बॉडी में। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए कुछ विटामिन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं। अच्छा, इनकी जो सिंथेसिस है ना, वो डायरेक्ट भी नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बनते, ह्यूमन बॉडी में नहीं बनते। हम विटामिन को हासिल करते हैं प्लांट्स और एनिमल से। बिल्कुल सही है, बात गलत नहीं है। लेकिन कुछ विटामिन ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं, जैसे कि विटामिन डी है। तो अक्सर आपने ये सुना ही होगा कि धूप लेते हैं, अगर हमारी बॉडी में धूप लगती है तो हमारा विटामिन डी बनता है। तो बेसिकली हमारी बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं स्किन पे, और वो जब अल्ट्रावायलेट सन की रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हैं तो उस कांटेक्ट की वजह से विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। तो अब वो हमारी स्किन के अंदर अगर बैक्टीरियाज होते हैं तो वो विटामिन डी हमारे स्किन के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसके लिए क्या है, देखो ये भी विटामिन जो है ये हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस नहीं किया। ये अगर सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज होगी, वो बैक्टीरिया होंगे तो प्रोड्यूस होगा, वरना नहीं कर सकते। इसी तरीके से विटामिन ए है। अगर हमारी बॉडी में कैरोटीन नाम का एक सब्सटेंस होता है, कैरोटीन है, जो कि आपने शायद सुना हो, जो बालों की ग्रोथ वगैरह के लिए प्रोटीन जो इस्तेमाल होता है, अगर कैरोटीन है तो वो कैरोटीन विटामिन ए के प्रोडक्शन के लिए यूज हो सकता है, मतलब विटामिन ए उससे बन सकता है। बट उसके लिए भी अगेन वही बात आती है कि आपको सर्टेन कुछ एलिमेंट्स की, कुछ चीजों की जरूरत होगी। तो विटामिन जो हमारी बॉडी के अंदर बनते भी हैं, वो उनमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि विटामिन वो जो हमारी बॉडी में बनते हैं वो कोई बेबहा बन ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन विटामिन में भी कुछ खास किस्म की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए बेटा विटामिन के नोमेनक्लेचर की, तो बेटा विटामिन के जो विटामिन वैसे क्लासिफिकेशन की अगर बात करें पहले, तो विटामिन हमारे पास कुछ ये टाइप्स हैं विटामिन की जो आपके सामने हैं। इसमें विटामिन को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। तो बेटा वाटर सॉल्युबल विटामिन वो होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाए, फैट सॉल्युबल विटामिन वो होते हैं जो फैट में डिसॉल्व होते हैं। अच्छा, वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा देर तक टिकते नहीं है, रुकते नहीं है, यानी कि वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में हम विटामिन बी या विटामिन सी को कंज्यूम कर लेते हैं तो वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, जैसे कि हमें पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग के नतीजे में ये विटामिन लॉस हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे यूरिनरी सिस्टम के जरिए और जो हमारे दूसरे बॉडी के सिस्टम्स हैं उनके जरिए विटामिन बी और विटामिन सी की एक्सेस अमाउंट, मेरी बात याद रखिएगा, मैं कह रहा हूँ एक्सेस अमाउंट एक्सक्रीट आउट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल होते हैं। लेकिन वो विटामिन जो फैट सोल्यूबल है, यानी कि विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये विटामिन हमारी बॉडी में अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में आ जाते हैं तो एक्स्ट्रा अमाउंट में आने पर ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होते, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल होते हैं। ये तभी हमारी बॉडी से निकल सकते हैं जब ये किसी फैट के साथ मिले। और हमारे किसी भी जो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कोई सा भी, चाहे वो स्वेट हो, यूरिन हो या कोई भी, तो तमाम ही एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम डायरेक्टली फैट्स को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं कर रहे होते। तो दैट्स वाई ये विटामिन हमारी बॉडी से नहीं निकलते, अगर एक्सेस हो जाए ये निकल जाते हैं। तो ये बात असल में मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बेटा विटामिन की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो बहुत अहम है। यानी कि अगर आप जितनी आपकी बॉडी, फॉर एग्जांपल अगर कोई विटामिन आपको 100 मिलीग्राम की नीड है तो आप उसे 100 मिलीग्राम ही कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप उसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे, 110 मिलीग्राम या फॉर एग्जांपल 120 मिलीग्राम आपने कंज्यूम कर लिया, तो वो भी आपके लिए बीमारी का सबब बन सकता है। ज्यादा एक्सेस ऑफ विटामिन भी सही नहीं होता और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन भी मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनती है। तो दोनों ही सूरतों में, चाहे विटामिन ज्यादा ले लो या विटामिन कम ले लो, दोनों ही सूरतों में नुकसानदेह है। आपको ऑप्टिमम परसेंटेज पर विटामिन के काम करना पड़ता है। तो ये दो हमारे पास क्लासिफिकेशन है बेटा विटामिन की, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, इसमें आपको बता दिया। अच्छा, अब बी की जो मजीद है, बी की मजीद टाइप्स होती हैं वो हम बी में ही देखेंगे। फिलहाल इन चीजों को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन के वाले से बात करेंगे। अच्छा, नोमेनक्लेचर ऑफ विटामिन के वाले से बात की जाए तो नोमेनक्लेचर बेटा विटामिन का यही है, ये जो आप कुछ नाम देख रहे हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, यही इनके नोमेनक्लेचर्स हैं। फिर इसमें कुछ और मजीद नाम आ जाते हैं, B1, C1, D1, A1, इस तरीके से 1, 2 करके बन जाते हैं। अदरवाइज इतने ज्यादा इसके नोमेनक्लेचर के लिए इतनी पंचायत है नहीं। अच्छा, एक और चीज, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा हुआ है, बाकी सब में विटामिन लिखा हुआ है। सर में
विटामिन बी जो है ना वो एक नहीं है, वो बहुत सारे विटामिन हैं, दैट्स वाई उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो आप इसे नोट कर लें, फिर हम मजीद आगे चलते हैं और आगे तमाम एक एक विटामिन को इन डिटेल हम स्टडी करते हुए चलते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, तो अब आगे देखते हैं विटामिन की क्लासिफिकेशन में हमारे पास टोटल जो मेन क्लासेस हैं विटामिन की, उसमें हमारे पास 6 तरह के विटामिन हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ठीक है ना, तो ये हमारे पास 6 विटामिन हैं। अब देख लेते हैं इनकी क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हमारे पास विटामिन ए है। विटामिन ए, अच्छा मैंने हर विटामिन के हवाले से उसका सोर्स, उसकी प्रॉपर्टी, फंक्शन और उसके कमी की वजह से होने वाली डिजीज या प्रॉब्लम का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, तो हर विटामिन के हवाले से हम कुछ इसी तरीके की चीज पढ़ने वाले हैं, जरा देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास बेटा विटामिन ए। तो विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? हमें विटामिन ए मिलता है सीओडी लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल से, या फिर प्लांट्स पिगमेंट हाइड्रोकार्बन। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो ये कॉड लिवर ऑयल आप देख रहे हैं बेटा, ये कॉड लिवर ऑयल बेसिकली मछलियों में पाया जाता है। इसको अगर आप उर्दू में इसको ट्रांसलेशन देखें तो इसको कहा जाता है मछली के जिगर का तेल। ठीक है ना, तो ये बेसिकली ये ऑयल जो है वो आपको मछलियों से हासिल होता है और मछलियों के जिगर मतलब मछलियों के अंदर ये ऑयल होता है और उस ऑयल में विटामिन ए होता है। तो विटामिन ए बेसिकली आपको कहीं भी इस दुनिया में अगर मिलता है, नजर आता है, तो विटामिन ए की जो बेसिक कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी वो यही होगी जो अभी फिलहाल आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है ना, सीओडी या कॉड लिवर ऑयल। अच्छा, ये जो बात कह रहे हैं प्लांट्स पिगमेंटेड हाइड्रोकार्बन, तो प्लांट्स पिगमेंटेड हाइड्रोकार्बन बेटा किसे कहते हैं? देखें, पिगमेंट्स बेसिकली कलरिंग सब्सटेंसेस को कहते हैं, एजेंट्स को कहते हैं। जैसे कि हमारे पास हमने पिछले चैप्टर्स में चैप्टर 5 में एक चीज पढ़ी थी कि Cr2O7 का जो आयन होता है वो रेड कलर का होता है, डाइक्रोमेट का। इसी तरीके से CrO4 का जो आयन होता है वो येलो कलर का होता है, क्रोमेट का। और केमिनो4 में MnO4 का परमैंगनेट का जो आयन होता है वो पर्पल कलर का होता है, डीप पिंक कलर या पर्पल कलर, डीप पिंक कलर का होता है। तो इसी तरीके से ये पिगमेंटेड आयंस हैं। हर चीज में जहाँ पे भी हमें कलर नजर आता है वहां पर कोई ना कोई पिगमेंट मौजूद होता है, कोई ना कोई आयन जो खास कलर किस्म का एक कलर रखता है वो मौजूद होता है। अब अगर प्लांट्स में ग्रीन कलर होता है तो प्लांट्स में भी कोई ना कोई खास किस्म का पिगमेंट होना चाहिए। तो जो प्लांट्स के पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स को कलर मिलता है उसे हम प्लांट्स पिगमेंट कहते हैं। तो प्लांट पिगमेंट्स बेसिकली जो है वो विटामिन ए को प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ खास किस्म की सब्जियों से भी आपको विटामिन ए मिलता है, लेकिन कुछ खास सब्जियों से, हर सब्जी से नहीं। इसके अलावा अगर फंक्शंस की बात करें तो अच्छा, विटामिन की जो मैं क्लास अभी आपको बता रहा हूँ ना वो मैं कुछ इस एतबार से बता रहा हूँ। तो अगर मैं अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करूँ तो बॉडी में मैं टॉप टू बॉटम नीचे की तरफ आऊंगा, तो मैं इस एतबार से आपको विटामिन की क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ कि कौन सा विटामिन बेसिकली किस जगह पर होता है या किस जगह पर एक्ट करता है। तो विटामिन मतलब शुरू से टॉप से शुरू कर रहा हूँ, तो विटामिन ए मेरे हेड वाले पार्ट में मिलेगा। ठीक है, विटामिन ए हेड वाले पार्ट में होगा। तो यानी कि इसके फंक्शंस और इससे अगर इसकी कमी की वजह से बीमारियों को देखा जाए तो बीमारियां जो भी होंगी वो ये हेड वाली साइड पर होंगी इसकी कमी की वजह से, और इसके जो भी फंक्शंस होंगे वो भी हेड वाली साइड पर होंगे। तो फंक्शंस अगर देखें इसके, तो सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ विजुअल पिगमेंट्स। विजुअल पिगमेंट्स का मतलब ये होता है कि जो हम कलर्स को देखते हैं ना, तो वो कलर्स को देखने के जो ट्रांसफर है बेसिकली वो उसकी ट्रांसफर में विटामिन ए का इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं कि बेसिकली जब किसी चीज से लाइट टकराकर हमारे आंख में गिरती है तो जो खास किस्म की कलर्ड वेवलेंथ यानी कि कोई वेवलेंथ जो हमारी आईज जिसको कैप्चर करती है उसका हमें कलर नजर आता है। ये बात सही है, लेकिन बेसिकली वही कलर क्यों, मतलब वही वेवलेंथ क्यों कैच करेगी? क्योंकि उस चीज का पिगमेंट हमारी आंखों में ऑटोमेटिकली रेडी होता है, तभी वो चीज उसे कैच होती है। अगर वो पिगमेंट उसमें रेडी नहीं होगा तो वो कलर कभी भी कैच उसको नहीं होगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि बेसिकली हमारी अगर आंखें हैं तो आंखों में अगर फॉर एग्जाम्पल 700 नैनोमीटर जो है वो रेड की वेवलेंथ है, इसको मतलब कंफर्म कर लेते हैं। तो 700 नैनोमीटर जो वेवलेंथ हमें रेड कलर की मिल रही है या रेड कलर की बताई जा रही है, तो बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि जब ये रेड कलर की कोई वेव हमारी आंखों की तरफ बढ़ रही होती है तो एट दैट टाइम हमारी आंखों में एक रेड कलर का पिगमेंट जनरेट कर दिया जाता है। जब ये वेव उस पर आती है तो ये वेव उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। इस एब्जॉर्प्शन की वजह से हमारी आंखें उस रेड कलर को देख पाती हैं।
अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर रेड की जगह फॉर एग्जांपल वायोलेट पिगमेंट हम रखते तो वो वायोलेट पिगमेंट इस 700 नैनोमीटर की वेव को कभी भी कैप्चर नहीं करता, बल्कि वो उससे बाउंस बैक हो जाती है टकराकर, तो हमें कभी भी कलर नजर नहीं आता। तो बेसिकली वो जो विजुअल पिगमेंट्स की ट्रांसफर है वो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का काम विटामिन ए कर रहे होते हैं। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस दी सेल, जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स, उनको खाना, उनको ग़िज़ा पहुंचाने का काम होता है विटामिन ए का। और तीसरा अगर फंक्शन इसका देखा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड मेटाबॉलिज्म। तो न्यूक्लिक एसिड और मेटाबॉलिज्म का जो फॉर्मेशन है वो भी विटामिन ए का फंक्शन होता है। इसके अलावा इसकी अगर डेफिशिएंसी की बात की जाए तो विटामिन ए की कमी की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनमें कौन सी बीमारियां हैं, एक तो नाइट ब्लाइंडनेस है, इसके अलावा ज़ेरोफ्थैल्मिया है और केराटोमेलेशिया है। जैसा मैंने बताया था कि मैंने विटामिन्स की क्लासिफिकेशन टॉप टू बॉटम रखी है बॉडी में, तो विटामिन ए जो है वो हमारे हेड वाले पार्ट में होता है, यानी इसका फंक्शन और इसकी कमी की वजह से जो भी असर आते हैं वो मैंने टॉप साइड पर होता है। तो ये तीनों बीमारियां जो है ये आंखों की बीमारी है। एक तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात के टाइम आपको चीज़ें नज़र नहीं आती। ये जो आप ज़ेरोफ्थैल्मिया देख रहे हैं, ज़ेरोफ्थैल्मिया बेसिकली इस तरह की बीमारी होती है जिसमें आंखों से आंसू सूख जाता है बेसिकली। और आंखों से आंसू सूख जाना, बेसिकली वो आंसू नहीं कह सकते, आंखों का पानी सूख जाता है। तो आंखों को फ्लूइड रहना जरूरी है। हम जो पलक झपकते हैं बेसिकली हमारी आंख गीली रहती है, हमारी आंख सूखी होगी तो हमारी आंख काम नहीं कर सकती, हमारी आंखों में जलन होने लगेगी और जो इन्वायरमेंटल कचरा और बैक्टीरिया वगैरह है वो हमारी आंखों पे असरअंदाज होने लगेंगे। तो हमारी आंखों का जो लिक्विड है वो रहना और होना उसका बड़ा ज़रूरी है। तो ये काम कौन कर रहा होता है, बेसिकली ये जो काम है ये विटामिन ये कर रहा होता है। और इसकी कमी की वजह से फिर ज़ेरोफ्थैल्मिया की बीमारी हो जाती है, यानी कि जो आंखों का फ्लूइड होता है वो ख़त्म या कम होने लग जाता है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं केराटोमेलेशिया वाली बीमारी, ये केराटोमेलेशिया बेसिकली एक इस तरह की बीमारी होती है बेटा जिसमें जो हमारी ये जो आई बॉल है ना, बेसिकली जो आंखें जो एक ब्लैक स्पॉट जो हम देखते हैं जिससे उसमें धुंधलापन आ जाता है, उसमें क्लाउड आ जाता है, तो उसको कहते हैं हम, उस बीमारी को हम कहते हैं केराटोमेलेशिया। और ये तीनों ही बीमारियां जो है वो विटामिन ए की कमी की वजह से होती हैं। इसके अलावा रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ जो है ना बेसिकली वो बॉडी की ग्रोथ की बात नहीं हो रही, क्योंकि देखो मैंने कहा ना कि मैं अभी टॉप पोर्शन की बात कर रहा हूँ बॉडी की। रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ का मतलब है हमारी जो इस हेड के ऊपर जो भी सेंसेस हैं, लाइक इयरिंग की, टच की, स्मेल की, देखने की, ये जो सेंसेस है हमारे पास बेसिकली ये इन सेंसेस की ग्रोथ में इशू आने लगता है। ये मॉडर्न रिसर्च से बात साबित हुई कि विटामिन ए की कमी से जो सेंसेस हमारे हेड में मौजूद हैं, टच को हटाकर हमारे हेड में जो भी सेंसेस मौजूद हैं उनके ऊपर भी असरअंदाज होने लगता है, तो उनकी ग्रोथ में जरा फर्क आता है। अक्सर आपने देखा होगा किसी को सुनने में परेशानी होती है, किसी को टच टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, किसी का स्मेलिंग इतनी पावर अच्छी नहीं होती, तो बेसिकली वो यही होता है कि उनमें विटामिन ए की कमी की वजह से उनकी ये सेंसेस जो है वो थोड़ी सी डैमेज हो चुकी होती हैं। इसके अलावा एक्नी और ऑन फेस, विटामिन ए की कमी की वजह से एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी भी हो जाती है जो जिससे ख़वातीन हमारी जो है वो बड़ा ज़्यादा परेशान रहती हैं। मेरी फीमेल स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह बड़ी परेशान रहती हैं, एक्नी। तो वो एक्नी बेसिकली विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। तो अगर आपको एक्नी हो जाए तो आप विटामिन ए का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, आपकी ये एक्नी का मसला जल्द अज जल्द हल हो जाएगा। और जो डॉक्टर्स भी मेडिकेशन एक्नी के दौरान आपको प्रेस्क्राइब करते हैं उसमें भी विटामिन ए ही होता है। इसके बाद बेटा आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं हमारे पास अगला है विटामिन सी। तो व्हाट इज विटामिन सी? तो विटामिन सी हमें पहली बात तो इसकी सोर्स देख लो कि विटामिन ए जो था वो फैट सोल्यूबल था। अब जो विटामिन सी है, बी को मैंने अभी छोड़ दिया, बी को मैंने स्किप किया क्योंकि मैं पहले जो नॉन बी विटामिन है ना, यानी कि ए सी डी ई के, इनको एक साथ आपको समझाऊंगा, फिर बी को एक साथ, क्योंकि बी में फिर हमारे पास बी की क्लासिफिकेशन है, बी के अंदर इटसेल्फ कोई 8-9 विटामिन होते हैं, तो हम एक एक विटामिन को जब डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए बी को बिल्कुल अलग पढ़ेंगे और बाकी विटामिन को बिल्कुल अलग पढ़ेंगे। तो विटामिन ए भी जो है ना वो दो तरह के होते हैं हमारे पास, A1 और A2, डिपेंड करता है आइसोमॉर्फिक के स्ट्रक्चर पर। फिर आ जाते हैं विटामिन सी पर। तो विटामिन सी इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन और इसकी सोर्सेज की अगर बात की जाए तो बेटा ये
फ्रेश फ्रूट से हासिल होता है, टोमेटो से हासिल होता है, पोटैटो, ग्रेप फ्रूट, गावा से, यानी कि जो भी हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस सब्जियां होती हैं, यानी कि जिनके अंदर रस होता है, खट्टा रस बेसिकली, उन सब में विटामिन सी मौजूद होता है। और विटामिन सी के हवाले से एक एमसीक्यू भी आया हुआ है पास्ट पेपर्स में कि व्हाट इज दिस, तो दिस इज एस्कॉर्बिक एसिड, इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, जरा ये याद रखिएगा। आई थिंक सो अक्सर और बेशतर ये एमसीक्यू में आया हुआ है पास्ट पेपर्स में, उसको देखिएगा, ठीक है भाई। तो सोर्सेज की हवाले से बात हो गई। प्रॉपर्टीज, वाटर सॉल्युबल होता है और डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग, यानी कि अगर हीट करूंगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद फंक्शंस की अगर बात की जाए तो इसके फंक्शन में क्या है, इट प्रिवेंट्स स्कर्वी, यानी कि दांतों का झड़ जाना, झुर्रियां आ जाना, इन सब से बचाता है ये विटामिन सी। उसके अलावा एसेंशियल इन फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर सीमेंट सब्सटेंसेस इन अ वैरायटी ऑफ टिश्यूज। इसकी बात करते हैं, इसकी बीमारी और इस फंक्शन को एक साथ देखेंगे। हीलिंग ऑफ वुंड एंड फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, यानी कि विटामिन सी अगर होगा तो हमारे जख्म जल्दी से भर जाएंगे, अगर हड्डियां कहीं टूटी हैं तो वो जल्दी भर जाएंगी। अब देखते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं हेडिंग्स की डालना भूल गया हूँ, तो इसकी हेडिंग देख लीजिए। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। डेफिशिएंसी जो इसकी होगी, तो डेफिशिएंसी से क्या मसाइल खड़े हो सकते हैं। डेफिशिएंसी से एक तो टीथ ब्लीडिंग होगी, यानी कि दांतों में से खून आएगा, ये एक मसला है। अच्छा, ये स्कर्वी का जो मामला है ना, दांत झड़ जाना, दांतों का कमजोर हो जाना, झुर्रियां सी आ जाना, तो ये सारी चीजें रिलेट करती हैं स्कर्वी और टीथ ब्लीडिंग। यानी कि जब आपके दांत कमजोर होंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास ब्लीडिंग होगी ब्रश करने पर या कोई भी चीज खाने पर या इस तरह की चीजें, वो ठंडा गर्म लगना कहते हैं ना, अक्सर दांतों पर ठंडा गर्म लग रहा है, तो वो बेसिकली ये स्कर्वी की वजह से ही होता है, यानी विटामिन सी की कमी की वजह से। और हेमरहेज ऑफ स्किन कैपिलरीज, ये पॉइंट एक साथ देखना है। विटामिन सी अगर हमारी बॉडी में होगा तो विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी इंट्रासेल्युलर सीमेंट सब्सटेंसेस क्रिएट करता है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सेल या एक टिश्यू है, ठीक है। विटामिन सी क्या करता है, इसके अराउंड एक सीमेंटेड स्ट्रक्चर बना लेता है। एक सीमेंटेड स्ट्रक्चर होता है इसके अराउंड, चारों तरफ इसके एक सीमेंटेड स्ट्रक्चर, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा सीमेंटेड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग सा सीमेंटेड स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रिवेंट करता है कि इन टिश्यूज के डैमेज की वजह से, जैसे कि अगर मैं स्कल की बात करूं तो हमारा जो ब्रेन है वो बहुत कमजोर होता है, मतलब अगर मैं उसको हल्का सा दबाऊं तो पूरा खराब हो जाएगा एकदम, जिससे कहते हैं ना, मतलब घिनसी आ रही है, लेकिन मतलब वो एक अजीब सी हालत हो जाएगी उसकी। इतना सॉफ्ट होता है ब्रेन, इतना कोई बहुत हैवी चीज नहीं होती, बहुत हार्ड चीज नहीं होती। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ने क्या किया हुआ है कि हमें एक स्कल दिया हुआ है, इस स्कल के अंदर उस ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो ये जो बेसिकली विटामिन सी होता है ना, ये क्या करता है, ये सेल्स और टिश्यूज के अराउंड इसी तरह का एक स्कल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, ताकि वो जो सेल्स और टिश्यूज हैं वो सेव रहें। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो इस तरह का स्कल फॉर्म नहीं होता टिश्यूज के अराउंड, और हेमरहेज हो जाता है स्किन कैपिलरीज का। आपने देखा होगा अक्सर लोगों के किसी की स्किन से खून आ जाता है, अक्सर बहुत हल्के से जरा सा रैश हुआ, जरा सा कुछ हुआ, स्किन से खून आ जाता है। तो बेसिकली ऐसे लोगों को आता है जिनके अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, तो उनकी जो स्किन कैपिलरीज होती है ना, वो बहुत ही जल्दी हेमरहेज का शिकार हो जाती है। हेमरहेज यानी कि वो बहुत जल्दी टूट फूट का शिकार हो जाती है। तो उस टूट फूट की वजह से वो बहुत जल्दी से उनके अंदर से ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से हमारे स्किन और टिश्यूज बहुत ज़्यादा वीकन हो जाते हैं विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। उसके अलावा डिले इन वॉन्ड हीलिंग में डिले हो जाता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन सी अगर होता है तो हमारे जो भी जख्म होते हैं वो जल्दी भर जाते हैं। अगर हड्डी कोई टूटी है तो वो जल्दी सही हो जाती है, भर जाती है। लेकिन अगर वो नहीं हो तो फिर मसला होता है। तो इसको नोट कर लें आप प्रॉपर्ली, विटामिन ए और विटामिन सी के हवाले से बातें। फिर हम आगे चलेंगे विटामिन डी, ई और के, ये तीन हमारे पास रहते हैं। फिर आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, फिर आगे बात करते हैं हम मज़ीद। अच्छा, अभी तक हमने विटामिन के हवाले से बेसिक बातें कर ली हैं, जिसमें विटामिन ए और सी भी हम कर चुके हैं। अब हम आगे मजीद देखते हैं। अब हमारे पास जो अगली विटामिन की टाइप है विटामिन डी है। विटामिन डी का एक नाम एंटी रैकेटिक भी है, एंटी रैकेटिक विटामिन डी को कहा जाता है। तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, विटामिन डी कहाँ से हासिल होता है? सबसे पहले इसके सोर्सेज की बात करें
तो विटामिन डी फिश ऑयल से हासिल होता है हमें, उसके अलावा लीवर से हासिल होता है, और प्रो विटामिन इन स्किन। अच्छा, लीवर क्या होता है? लीवर से हासिल होता है, नहीं कि जो जानवरों की जो कलेजी हम जो खाते हैं उससे। अच्छा, प्रो विटामिन इन स्किन का मतलब क्या है? कुछ जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि विटामिन डी हमारी बॉडी में कैसे बनता है, कि अगर हम सूरज की रोशनी हमारी बॉडी के ऊपर थोड़ी देर तक पड़ती है, तो सूरज की रोशनी के पड़ने के नतीजे में हमारी बॉडी में विटामिन डी क्रिएट होता है। तो सूरज की रोशनी जो हमारी बॉडी पे पड़ती है वो विटामिन डी को कैसे क्रिएट करती है? बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह के बैक्टीरियाज और कुछ इस तरह के यूनिसेल्युलर सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, जिनकी मौजूदगी पर जब उनके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस सूरज की पड़ती हैं, तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अल्टीमेटली उनको कुछ केमिकल रिएक्शंस को कॉज करती हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में हमारे पास जो है वो विटामिन, कोई भी अगर विटामिन डी है तो वो प्रोड्यूस होता है। तो विटामिन डी की प्रोडक्शन तो कुछ इस तरह की है। अब अगर इसके अंदर बात की जाए तो दो फॉर्म्स होती हैं विटामिन डी की, एक एर्गोकैल्सिफेरॉल है और एक पॉलीकैल्सिफेरॉल है। अच्छा, दोनों ही तरह की जो विटामिन डीज हैं, एक एर्गोकैल्सिफेरॉल हो या कॉलिकोकैल्सिफेरॉल हो, दोनों ही विटामिन डीज में जो थोड़ा सा एक माइक्रो जो इनका एक एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है, मतलब दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों आइसोमर्स होते हैं और दोनों को बनाने का तरीका जो है वो तकरीबन सेम होता है कि रेडिएशंस की मदद से ये दोनों आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको ह्यूमन बॉडी के लिए एक एग्जांपल देके समझाया अभी, तो ये दोनों इस तरीके से प्रोड्यूस हम कर सकते हैं, या ये कह लें कि ये दोनों इसी तरीके से प्रोड्यूस होते भी हैं आप आमतौर पर ह्यूमन बॉडीज में और ह्यूमन सेल्स में मुख्तलिफ कंपाउंड्स के पेश नजर। इसके बाद अगर इनके फंक्शन की बात की जाए तो विटामिन डी के दो फंक्शंस इंपॉर्टेंट आपके सामने लिखे हुए हैं। इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन्स और इट प्रोमोट्स मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स। अच्छा, ये देखिए, ये जो लफ्ज है ना विटामिन डी, बेसिकली जो लफ्ज लिखा हुआ है एंटी रैकेटिक, तो ये एंटी रैकेटिक है क्या? बेसिकली रैकेटिक बेसिकली एक तरह की बेटा डिजीज होती है, ठीक है, एक तरह की रैकेटिक एक डिजीज होती है जिसमें हड्डियां ना कमजोर पड़ जाती हैं, यानी कि फीबल बोन डिजीज इज कॉल्ड रैकेटिक। फीबल बोन डिजीज, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने डेफिशिएंसी के अंदर लिखा हुआ भी है रिकेट्स इन चिल्ड्रन। बेसिकली वो बच्चों में ये बीमारी कॉमन पाई जाती है। बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो बाज़ औक़ात कमजोर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है। तभी जो छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर बेशतर आपने देखा होगा, जो ट्रेडिशनल हमारे लोग होते हैं, वो ट्रेडिशनल यानी कि हमारे बड़े बूढ़े तो हमारे घरों में होते हैं, वो अक्सर बच्चों को, छोटे बच्चों को धूप जो है वो दिखाते हैं, यानी मतलब वो धूप में लेके बैठते हैं, धूप में रखते हैं कुछ देर तक। एंड जब उनसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों करते हैं, तो वो हमेशा ही कहते हैं कि इसकी हड्डियां मजबूत होंगी। बिकॉज दे नो कि अगर विटामिन डी बनता है इससे, धूप के बॉडी पर पड़ने से। प्रोविटामिन धूप बॉडी में होते हैं, उन पे धूप पड़ती है तो विटामिन बनते हैं। दे नो दैट कि अगर धूप लगेगी बॉडी को तो वो अल्टीमेटली विटामिन डी क्रिएट करेगा, और विटामिन डी क्रिएट होगा बॉडी के अंदर, तो इस तरह की जो डिजीजेस होती हैं इससे बच्चा महफूज रहेगा। तो वो आप उनसे जब भी पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि जो है वो बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी। तो हड्डियां मजबूत होने का मतलब यही कि दे आर प्रिवेंटिंग चिल्ड्रंस फ्रॉम रिकेट्स। इट इज अ डिजीज, दैट इज व्हाई दिस विटामिन इज कॉल्ड एज एंटी रैकेटिक। एंटी रैकेटिक इसको इसी वजह से कहा जाता है। तो फंक्शंस में अगर अच्छा, ये हड्डियां क्यों कमजोर होती हैं, अगर इसको मैं थोड़ा सा और इसको मजीद हम बात करें तो हड्डियां कमजोर होती हैं बेसिकली कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से। देखिए, जब हमारी बॉडी, अल्लाह की कुदरत से हमारी एक बॉडी हमारी जब तैयार होती है तो हमारी तैयार शुदा बॉडी में एक सर्टेन अमाउंट की कैल्शियम मौजूद होता है जो हमारी बॉडी में होता ही है। अब अगर हम वो कैल्शियम को हमारी बॉडी सस्टेन नहीं कर पाएगी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कैल्शियम हमारी बॉडी से हमारे वेस्ट सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा।
एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा, जब वो कैल्शियम बनेगा तो अल्टीमेटली वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। जब वो कैल्शियम हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो अल्टीमेटली हमारी जो हड्डियां होंगी, बोन्स होंगी, वो कमजोर हो जाएंगी। तो इंक्रीज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो विटामिन डी बेसिकली क्या करता है, विटामिन डी जो कैल्शियम इंटेस्टाइन्स में जा चुका होता है, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा बन चुका होता है, उन कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स को वहां से समझ लो पकड़ के, कान से पकड़ के ले आता है कि वापस चलो बॉडी के अंदर। तो विटामिन डी बेसिकली उन कैल्शियम मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को एब्जॉर्ब करता है। इट प्रोमोट्स मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स। हड्डियों में कैल्शियम की मोबिलाइजेशन का काम भी यही करता है, यानी कि कैल्शियम के एटम्स का एक बोन से दूसरे बोन में ट्रांसफर होना, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम हुआ है, तो उसको मेंटेन रखना, बैलेंस बराबर रखना भी विटामिन डी का ही काम होता है। तो दो तरह की बीमारी होती है विटामिन डी के कमी की वजह से। एक रिकेट्स, जो कि चिल्ड्रन में, बच्चों में होती है, हड्डियां कमजोर हो जाना, और दूसरा बड़ों में ऑस्टोमेलेशिया की बीमारी। ऑस्टोमेलेशिया की बीमारी बेसिकली जो इसके बारे में अगर बात की जाए, ये एक थोड़ी नई सी बीमारी है। इसमें जरा सा भी इम्पैक्ट अगर होता है ना बॉडी पर, तो उसके नतीजे में हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं। मतलब बहुत लाइट सी फोर्स भी अगर हड्डियों पर आ जाए कहीं से, तो उसके नतीजे में हड्डियां बहुत बुरी तरीके से डैमेज होती हैं। ऑस्टोमेलेशिया एक ऐसी बीमारी होती है, और जो ऑस्टोमेलेशिया के मरीज होते हैं वो अपना बहुत ज्यादा मतलब ख्याल करते हैं, यानी कि वो कोशिश करते हैं कि वो हद्दुल इम्कान एक्सीडेंट से बचे। यानी कि इतनी इनकी हड्डियां कमजोर होती हैं ऑस्टोमेलेशिया के मरीजों की, कि अगर ये हल्का सा गिर भी जाएं तो इम्कान होता है कि इनकी कोई हड्डी टूट सकती है, कोई फ्रैक्चर हो सकता है। यानी कि इस कदर इनकी हड्डियां कमजोर होती हैं ऑस्टोमेलेशिया की। और ये ऑस्टोमेलेशिया की बीमारी भी विटामिन डी की ही कमी की वजह से होता है। अगर इस बीमारी पे आप चाहें तो गूगल पे रिसर्च करें, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ा था, तो बहुत खतरनाक सी बीमारी है। और जो इस किस्म के मरीज होते हैं उनके लिए अभी तक फिलहाल ऐसा कोई प्रॉपर मेडिसिन भी मार्केट में नहीं है। कोशिश कर रहे हैं इलाज यहाँ पे निकाल सकें, लेकिन अभी तक बहुत एडवांस हम मेडिकेशन पर आए नहीं है ऑस्टोमेलेशिया की। तो बेस्ट वे टू क्योर फ्रॉम ऑस्टोमेलेशिया इज टू टेक विटामिन डी एज मच एज यू कैन। बट एज मच एज यू कैन मैं थोड़ा सा मैं इसको एडिट कर लूँ, क्योंकि एक डायटरी रिक्वायरमेंट है पर डे आपकी लाइफ की कि 7.5 ग्राम्स पर डे आपने विटामिन डी कंज्यूम करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। क्योंकि अगर इससे ज्यादा विटामिन डी कंज्यूम करेंगे, कोई सोचे कि यार मेरे अंदर विटामिन डी की कमी ना हो जाए, हड्डियां कमजोर ना हो जाए, विटामिन डी ज्यादा ले लेता हूं, तो ज्यादा लेने की वजह से भी बीमारियां हो सकती हैं। आपकी हड्डियां मोटी हो सकती हैं, थिकनेस हो सकती है आपकी बोन में, और आपके जो अदर बॉडी पार्ट्स हैं वो भी इसका जो है वो असर में आ सकते हैं। तो बहुत ज्यादा भी विटामिन डी नहीं लेना है। इसको नोट करें, फिर विटामिन ई और के देखते हैं। अच्छा भाई, अब जरा विटामिन ई देखें। इसको बेटा टोकोफेरॉल कहते हैं। कहाँ से हासिल होता है विटामिन ई? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हासिल होता है, ऑयल से, व्हीट ग्रेन्स या अंडे की जर्दी से। एक योग से हम इसको हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके फंक्शंस की अगर बात करें तो विटामिन ई जो है बेसिकली कुछ चीजों में काम आता है, जैसे कि इट इज अ गुड एंटीऑक्सीडेंट और प्रिवेंट्स फ्रॉम रेंसिडिटी, यानी कि चीजों को खराब होने से बॉडी के अंदर बचाता है, और सड़ने से यानी कि बॉडी के अंदर ही, और मेंटेन नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलर एंड वेस्कुलर सिस्टम। हमारा जो मस्कुलर और वेस्कुलर सिस्टम है उसको जिसे कहते हैं बैलेंस रखता है, मेंटेन रखता है, उसको खराब नहीं होने देता। और इसकी डेफिशिएंसी से भी बीमारियां कॉज होती हैं, जैसे कि फ्रेजिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में कम होने लगते हैं ड्यू टू द deficiency of vitamin E, tocopherol, and decline in respiration। जिन लोगों को सांस का प्रॉब्लम होता है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, वो विटामिन जो ई की कमी की वजह से बेसिकली उनको ये बीमारियां होती हैं, जो भी एस्थमेटिकल बीमारियों से गुजरते हैं। और एक तो एस्थमेटिकल बीमारियों में वजह पॉल्यूशन होती है, लेकिन पॉल्यूशन के साथ साथ विटामिन ई की डेफिशिएंसी भी होती है। उसके अलावा एक मॉडर्न रिसर्च है, रैट्स में इस चीज की रिसर्च की गई है कि विटामिन ई की कमी की वजह से स्टेरिलिटी भी कॉज होती है फीमेल्स में, यानी कि उनका जो रिप्रोडक्टिव पूरा सिस्टम होता है वो भी अबॉर्शन की तरफ चला जाता है और स्टेरिलिटी कॉज होती है।
विटामिन ई की कमी की वजह से। तो इसको आप मज़ीद चाहें तो बायोलॉजी में इसको डिस्कस करते ही हैं। खैर मैं और इसकी जो डेली हमारे पास रिक्वायरमेंट है विटामिन ई की, वो 10 मिलीग्राम्स पर डे है, यानी कि 10 मिलीग्राम्स पर डे विटामिन ई आपको कंज्यूम करना है ताकि आप विटामिन ई की डेफिशिएंसी का शिकार ना हो। एक और चीज़ जो कि विटामिन ई की बहुत ज़्यादा अगर आप कंजम्पशन कर लें तो क्या होगा, क्योंकि हर विटामिन के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि विटामिन अगर कम लिया जाए तो भी नुकसानदेह है, विटामिन अगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया जाए तो भी आपके लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो विटामिन ई अगर आप कम लेते हैं तो कम विटामिन ई जो है वो बेसिकली एक तो ज़्यादा कम की तो मैंने खैर आपको बता दिया, ज़्यादा अगर हो जाए तो ज़्यादा के नतीजे में भी जो एक फ्रेटर्निटी सिस्टम होता है फीमेल्स का मेल्स का, जो एक प्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है, और उसके साथ ही साथ रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, चोकिंग हो सकती है, ये सारे भी इश्यूज हैं। तो आपको एक सर्टेन क्वांटिटीज की मेजर करके ही इस्तेमाल करनी चाहिए और मेजर करके ही इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा विटामिन ई जो है वो बहुत खतरे का भी हामिल बन सकता है। कम होगा तो भी नुकसान है और ज़्यादा होगा तो भी नुकसान है। इसके बाद जो हमारे पास अगला विटामिन है दैट इज विटामिन के, एंटी हेमरहेजिक कंपाउंड्स, इसका नाम है, इसको कहा जाता है एंटी हेमरहेजिक कंपाउंड्स। और ये कहाँ से हासिल होते हैं, पालक से, कैबेज यानी फूल गोभी जो होती है उससे, और पेट्रीफाइंग फिशेस से इसको हासिल किया जाता है। तो अच्छा, ये जो पालक और फूल गोभी से तो आप वाकिफ होंगे। जो पेट्रीफाइंग फिश है ये बेसिकली क्या है, मछलियों में से सड़ने की बदबू आती है कुछ टाइम के बाद। मछलियां जब आप पानी में से निकालते हैं तो मछलियों में से बड़ी खतरनाक किस्म की बदबू आ रही होती है। तो वो जो स्मेल होती है बेसिकली पेट्रिफिकेशन यानी सड़ना, जब भी कोई लिविंग बॉडी मरती है, मरने के बाद वो अकड़ना शुरू होती है। अकड़ने के बाद एक वक्त आता है कि वो सड़ना शुरू होती है। तो जो अकड़ना और सड़ना वाली जो स्टेज होती है मछलियों की, दैट इज कॉल्ड पेट्रीफाइंग। तो मछलियां जब उस स्टेज पे पहुंच जाती हैं तो उनकी बॉडी में विटामिन के प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और विटामिन के दो टाइप्स के होते हैं, विटामिन K1 एंड विटामिन K2। विटामिन K1 जो होता है वो आपको नॉर्मली पालक से और फूलगोभी से मिलता है। उसके अलावा विटामिन K2 जो होता है, विटामिन K2 आपके पास पेट्रीफाइंग फिशेस से हासिल होता है, मैंडियोनिक कहा जाता है इसको। और अच्छा, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं नेफ्थोक्विनोन के डेरिवेटिव्स होते हैं। किसके? नेफ्थोक्विनोन के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो नेफ्थोक्विनोन बेसिकली नेफ्थोक्विनोन जो है वो नेफ्थलीन का डेरिवेटिव होता है, और इसका जो फंक्शन होता है वो एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, इस तरह की चीजें बनाने में इसका काम लिया जाता है नेफ्थोक्विनोन का। तो ये जो विटामिन के और विटामिन K2 होते हैं बेसिकली ये भी नेफ्थोक्विनोन के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, क्योंकि नेफ्थलीन या नेफ्थोक्विनोन के अंदर बेसिकली अमाइन के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, और अमाइन K1 और K2 का हिस्सा होता है, क्योंकि ये पेट्रीफाइंग फिशेस से बन रहा होता है। इस हिसाब से हम अंदाजा कर सकते हैं। फंक्शन की बात की जाए अगर विटामिन के की, तो विटामिन के दो फंक्शंस मुझे नजर आ रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इन लिवर। हमारे जो लिवर होता है, हर जानदार का जो लिवर होता है, उस लिवर में कुछ खास किस्म के केमिकल्स बनते हैं कुदरती तौर पे। जैसे यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ भी है, प्रोथ्रोम्बिन, और अदर कुछ भी और भी तरह के फ्लूइड्स और चीजें बनती हैं। ये जो मुख्तलिफ तरह के हमारे पास फ्लूइड्स होते हैं, इनका काम होता है बेसिकली क्या, कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो विटामिन के का जो मौजूदगी है वो बेसिकली एक काम तो करता है, प्रोथ्रोम्बिन और अदर मुख्तलिफ किस्म के ऐसे फ्लूइड्स को पैदा करता है विटामिन के, जिससे ब्लड क्लॉटिंग होती है। उसके अलावा दूसरा जो फंक्शन है विटामिन के का, कि ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्लांट। जो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, प्लांट्स पौधों के अंदर जो उनके खाने पीने का अमल जो होता है, खाने पीने का अमल जो वो बनाते हैं, मतलब अपना खाना जो वो प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस जो ग्लूकोज के प्रोसेस की मदद से।
तो उस प्रोसेस के अंदर भी विटामिन के यूज हो रहा होता है, यानी कि विटामिन के बेसिकली उनका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स का, वो करवाने में मदद देता है। वो जो कलर एक आता है उनके ऊपर और ये सारी चीजें, यानी फोटोसिंथेसिस में जिसमें ग्लूकोज बनता है, आसान लफ्जों में अगर आप याद करें तो ग्लूकोज जो बनता है फोटोसिंथेसिस में, वो उसमें पूरी की पूरी मदद जो है वो विटामिन के की होती है। और एक ये हो गया जो ह्यूमन बॉडीज की, और जानवरों की बात की जाए तो जानवरों में ब्लड क्लॉटिंग में और ब्लड क्लॉटिंग के कंपाउंड्स बनाने में विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और प्लांट्स में तो फोटोसिंथेसिस, जिसके बगैर प्लांट्स की जिंदगी ही नहीं है, प्लांट्स का खाना ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए बनता है, तो प्लांट्स में ये फोटोसिंथेसिस का अमल करवाने में इस्तेमाल होता है। इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, तो डेफिशिएंसी के नतीजे में क्या होता है, डेफिशिएंसी के नतीजे में डिक्रीज होती है ब्लड क्लॉटिंग में, तो यानी कि अगर कुछ कहीं कट आपके आ जाए तो ब्लड खून रुकता नहीं है, बहुत तेजी से बहता है। उसके अलावा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग भी एक खास किस्म की बीमारी होती है, हेमोफीलिया कहते हैं शायद इसको, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है हेमोफीलिया ही कहलाती है, जिसमें हल्का सा एक कट लग जाए और बहुत ज्यादा ब्लड आपके बहने लग जाए बजाय ब्लड क्लॉट होने के। तो एक तो डिक्रीज हो जाता है ब्लड, ये दोनों आपस में इंटरलिंक है, लेकिन हेमोफीलिया से थोड़ा सा अलग होता है। तो हेमोफीलिया की जो बीमारी होती है वो भी विटामिन के की वजह से ही, की डेफिशिएंसी की वजह से ही कॉज होती है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो ब्लड होता है वो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, रुक नहीं पाता, और जरा से कट पे बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। फिर अगर ऐसा कोई मरीज है तो उसको अगर मिसाल के तौर पे कोई कट लग जाता है कुछ, तो उसका खून रुकता नहीं, फिर उसको एक स्पेसिफिक इंजेक्शन देना पड़ता है विटामिन के का, या ऐसे कंपाउंड्स का, प्रोथ्रोम्बिन या इस तरह के कंपाउंड्स का, जो उसके ब्लड को क्लॉट होने, मतलब उसके जख्म को भरते हैं, उसको क्लॉट करवाते हैं। वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के लिए जिनको हीमोफीलिया की बीमारी हो, उनके लिए ऐसी चीजों से सर्वाइव कर पाना खुसूसन बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ऐसे लोगों को जिनको हीमोफीलिया हो। तो ये हमारे पास एक पूरा एक वो आ गया जिसमें हमने तमाम विटामिन्स को देख लिया। तो अब मैं एक बार आपको तमाम विटामिन्स के बारे में बता दूं। विटामिन ए हमारे अपर बॉडी पार्ट पे यहाँ पे आपको मिलेगा, विटामिन सी चेस्ट में इस जगह पर मिलेगा, विटामिन डी एब्डोमेन साइड पर होता है, और विटामिन ई जो है वो आपके लोअर एब्डोमेन में होता है की तरफ होता है, और विटामिन के जो होता है वो विटामिन के आपके लेग्स की तरफ, इस तरफ होता है, यानी कि ये यहाँ पर मौजूद होते हैं, और इनके फंक्शंस जो हैं वो फिर यहीं से ही परफॉर्म होते हैं, यानी कि इनकी स्टोरेज टैंक बेसिकली कह लेंगे वो ये होते हैं, और इनके फंक्शंस फिर यहीं से ही परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो ये एक हमारे पास इनकी रिक्वायरमेंट्स और ये सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, इसको आप नोट कर लें। मजीद अगर आप में से किसी को कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पर आके हमारे पास। अच्छा, एक चीज जो मैं भूल गया विटामिन के हवाले से, इसकी डेली रिक्वायरमेंट जो है विटामिन के की, तो विटामिन के 70 से लेकर 140 माइक्रोग्राम तक डेली आपको चाहिए होता है, यानी कि इसकी बहुत कम अमाउंट चाहिए होती है विटामिन के की। खैर, आप इस पूरे को नोट कर लीजिए अपने पास, और मजीद कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल किसी स्टूडेंट को हो तो वो पूछ सकता है। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें विटामिन बी को इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।